हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण इस चैप्टर से अम्ल और क्षारक की परिभाषा के बारे में चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम लोग अम्ल की अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। अम्ल की अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? इसमें हमने लिखा है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। समीकरण के रूप में इसे शॉर्ट में लिखते हैं, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल में अम्ल, जैसे जो सामान्य तौर पर अम्ल हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में इस्तेमाल करते हैं, वो आपको बताया गया था पिछले वीडियो में। वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हम लोग उपयोग करते हैं। उसमें से हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग यहाँ किए हैं, उसकी अभिक्रिया कराए हैं सोडियम धातु के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाया NaCl और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। NaCl ये लवण है, ये खाने के नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया एक दूसरे धातु के साथ, जिंक के साथ जब हम कराते हैं, तब लवण बनता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगले एग्जाम्पल में हम अम्ल बदल देते हैं। अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लेते हैं और इसकी अभिक्रिया कराते हैं जिंक के साथ, तब जिंक सल्फेट लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है, वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दूसरी अभिक्रिया है अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो इसके बारे में देखें कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बनाते हैं। दोनों में फर्क है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया किया था तो हाइड्रोजन गैस बना था। अम्ल अगर धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई एक ही लेना है। अम्ल जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और इसके साथ साथ लवण और जल भी बनाता है। इसके लिए एग्जाम्पल्स अगर हम लिखें, जैसे अम्ल हम अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लें HCl और इसकी अभिक्रिया कराएं हम धातु कार्बोनेट, धातु लिया सोडियम, उसका कार्बोनेट होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इन दोनों की अभिक्रिया से लवण बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल, और तीसरी चीज इसमें जो बननी है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, H2O यानी जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह समीकरण संतुलित है या नहीं ये भी हम लोग यहां देख लें। तो इसमें हाइड्रोजन बाईं तरफ है 1, दाईं तरफ है 2। यहाँ बराबर करने के लिए हम बाईं तरफ इस जगह 2 से अगर गुना कर दें तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हो गया, बराबर। क्लोरीन बाईं तरफ 2 परमाणु है, जबकि दाईं तरफ ये 1 परमाणु है। तो यहाँ पर भी अगर हम 2 से गुना कर दें तो क्लोरीन यहाँ भी 2 हो जाएगा और दोनों तरफ क्लोरीन के परमाणु बराबर हो जाएंगे। सोडियम के यहाँ 2 परमाणु हैं, सोडियम के दाईं तरफ भी 2 परमाणु हैं।
कार्बन का 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन का यहाँ 3 और यहाँ ऑक्सीजन 1 और 2 3। तो ये समीकरण संतुलित है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं उसमें फिर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं, इस बार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। मान लीजिए वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये दोनों भी जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनना है प्लस जल बनना है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। ये समीकरण संतुलित है या नहीं, आप इसे देखेंगे, ये समीकरण संतुलित है। यस, ये समीकरण संतुलित है। अब इन दोनों समीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि अम्ल कार्बोनेट के साथ या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ, दोनों में से किसी के भी साथ अभिक्रिया करे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। अगली अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस से संबंधित अभिक्रिया ही लिखेंगे, जो उपयोग में लाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको हम लोग यहीं पर लिख लेंगे। इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच कैसे की जाती है, तो उसके लिए हम पॉइंट लिखेंगे CO2 गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है। यहां हमने लिखा कि CO2 गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अब यहां आपके पास एक बात आएगी, ये चूने का पानी क्या है? तो हमने पहले एक वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि आप घर के दीवारों की पुताई के लिए अभी भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है कि हम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको पानी के साथ मिलाते हैं। इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इसी का उपयोग करते हैं हम घर के दीवारों की पुताई के लिए। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाले, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया। आपको पता ही ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, हम लोग उसमें डिस्कस किए थे इसको। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद उसमें जो पानी होगा, उस पानी को हम एक टेस्ट ट्यूब में अगर ले लें तो वो पानी रंगहीन ही रहेगा, और उस पानी को ही हम लोग कहेंगे चूने का पानी। ये बुझे हुए चूने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे जल में बहुत कम घुलनशील होता है, फिर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कुछ अणु इस जल में होंगे, इस विलयन में होंगे। तो समीकरण में यहाँ पर क्या होगा कि ये चूने का पानी कहने का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ये एक्वस यानी विलयन। इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, जिसकी वजह से पानी का रंग दूधिया हो जाएगा? तो यहाँ बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये अघुलनशील होता है, ये श्वेत अवक्षेप बनाता है। श्वेत यानी सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनाता है। ये पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनाता है। इसकी वजह से पानी का रंग दूध या दूध जैसा हो जाता है, और इसके साथ जल बनता है H2O, लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक पहचान क्या है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अगर हम प्रवाहित करते हैं तो ये जो पानी का रंग है वो दूधिया हो जाता है। दूधिया होने का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट का बनना, जो श्वेत अवक्षेप बनाता है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि अगर
कार्बन डाइऑक्साइड गैस अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाए तो ये दूधिया रंग गायब हो जाता है। उसको भी हम लोग यहां नोट करेंगे। परंतु अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर दूधिया रंग गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaHCO3 होल 2 यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, जो जल में घुलनशील होता है, जो जल में घुलनशील होता है। इसकी अभिक्रिया हम यहां लिखें कि ऐसे चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किए तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, श्वेत अवक्षेप, इसकी वजह से दूधिया रंग हुआ। लेकिन जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो वो गैस इन दोनों से और अभिक्रिया करता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ था और जल, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से अभिक्रिया करता है और ये बदल जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुलनशील होता है। तो धीरे धीरे जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप था ये खत्म हो जाएगा और इसकी जगह बन जाएगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो घुलनशील है। तो इस वजह से जो पानी का रंग दूधिया था पहले, वो गायब हो जाएगा और पानी फिर से रंगहीन हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले रिएक्शन को, अभिक्रिया को लिखे। अब अम्ल की अगली अभिक्रिया जो है वो है क्षार के साथ अभिक्रिया। तीसरी, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ। क्षार के साथ, विथ बेस। अम्ल क्षार के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल बनाता है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। इसमें हम कुछ और पॉइंट आगे नोट करेंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको यहां हम लोग नोट कर दें। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या इंग्लिश में
न्यूट्रलाइजेशन, NEUTRALISATION, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार दोनों के अपने गुण होते हैं और दोनों के गुण एक दूसरे से विपरीत होते हैं। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल क्षार के गुण को समाप्त कर देता है और क्षार अम्ल के गुण को समाप्त कर देता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के गुण को, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और जो विलयन होता है वो उदासीन हो जाता है। इस कारण इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ नोट कर दें। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। समाप्त कर देते हैं। समीकरण के रूप में अगर हम इसे लिखें, ये होगा अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके बना रहे हैं लवण और जल। एग्जाम्पल में अम्ल की जगह अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस्तेमाल करें और क्षार में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार के एग्जाम्पल में आपको बताया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग कर रहे हैं इस समीकरण के लिए। तो ये अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर एक लवण बनाएंगे। लवण होगा NaCl, क्षार का सोडियम आयन और अम्ल का क्लोराइड आयन, ये दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड लवण बनाए और अम्ल का हाइड्रोजन आयन और क्षार का हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन, ये दोनों मिलकर के जल बनाए। वैसे ही अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें H2SO4, इसकी अभिक्रिया अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इस क्षार से कराएं तो लवण बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पोटेशियम आयन और अम्ल से सल्फेट आयन, ये दोनों मिलकर के पोटेशियम सल्फेट लवण बनाएंगे। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र K2SO4 रासायनिक सूत्र हो गया, ये 9th क्लास में आपको बताया गया है सूत्र लिखना। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और अम्ल का हाइड्रोजन आयन और क्षार का हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मिलकर के जल बनाएंगे। ये समीकरण संतुलित है या नहीं है ये देख लें। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 और 1 3, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, अर्थात ये संतुलित नहीं है। पोटेशियम यहाँ 1, पोटेशियम दाहिनी तरफ 2, तो अगर हम 2 यहाँ लगा दें, 2 से यहाँ गुना कर दें तो 2 पोटेशियम बाईं तरफ, 2 पोटेशियम दाईं तरफ, ये बराबर हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन के बारे में अगर देखें, हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2, यानी 4 परमाणु हाइड्रोजन के टोटल बाईं तरफ है। दाहिनी तरफ 2 ही परमाणु है हाइड्रोजन के, 2 से अगर यहाँ गुना कर दें तो 4 परमाणु हाइड्रोजन के हो गए, यानी हाइड्रोजन भी बराबर हो गए। सल्फर बाईं तरफ 1 है, सल्फर दाईं तरफ 1 परमाणु है, दोनों बराबर हैं। ऑक्सीजन के परमाणु बाईं तरफ 4 और 2 6, दाहिनी तरफ 4 और 2 6, यानी दोनों तरफ ऑक्सीजन परमाणु बराबर हैं, तो ये समीकरण संतुलित है। तो हम यहाँ देखें कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इससे लवण और जल बनता है। अगली अभिक्रिया हम लोग देखेंगे वो है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ। 4th रिएक्शन ये है, धात्विक ऑक्साइड
जिसे हम मेटल ऑक्साइड कहते हैं, मेटल ऑक्साइड, इसके साथ अभिक्रिया, तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। ये क्षार के साथ अभिक्रिया किए थे अम्ल, तब भी लवण और जल बना था, और धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तब भी लवण और जल बनाते हैं। समीकरण के रूप में अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। एग्जाम्पल में अम्ल अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें, और धात्विक ऑक्साइड मतलब किसी धातु का ऑक्साइड, जैसे सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, वैसे ही अगर हम यहाँ कॉपर का ऑक्साइड ले लें CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो इसके साथ अभिक्रिया कर एक लवण बनेगा, वो CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड, और साथ में जल बनेगा। ये समीकरण शायद संतुलित नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ एक परमाणु, यहाँ दो परमाणु, तो बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 से गुना कर दें, दोनों तरफ हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे। क्लोरीन के यहाँ 2 परमाणु हैं, यहाँ भी 2 परमाणु हैं, मतलब ये संतुलित है क्लोरीन से। कॉपर यहाँ एक, ऑक्सीजन बाईं तरफ 1 परमाणु, दाईं तरफ 1 परमाणु, अर्थात ये संतुलित हो गया है। ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें जिसमें HCl का रिएक्शन करा रहे हैं दूसरा धातु मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO के साथ। इस अभिक्रिया में लवण बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और जल बनता है। ये समीकरण भी संतुलित नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है जबकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है। हम 2 से अगर यहाँ गुना कर दें, दोनों तरफ हाइड्रोजन के परमाणु 2 हो जाएंगे। क्लोरीन के परमाणु यहाँ 2, यहाँ भी 2, मैग्नीशियम का यहाँ 1, ऑक्सीजन का बाईं तरफ 1 परमाणु, दाईं तरफ 1 परमाणु। अब ये संतुलित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तब भी लवण और जल बनता है, और अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तब भी लवण और जल बनता है। यानी दोनों ही परिस्थितियों में एक ही प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। इसका मतलब ये है कि धात्विक ऑक्साइड का गुण क्षार के गुण के समान होगा, क्योंकि अम्ल धात्विक ऑक्साइड से भी अभिक्रिया करके वही प्रोडक्ट बना रहे हैं जो अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके बना रहे हैं। इसका अर्थ है कि धात्विक ऑक्साइड का गुण क्षार के समान होगा। तो हम इस पॉइंट को यहां पर नोट कर लेंगे। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये क्षार के समान होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ अम्ल की अभिक्रिया में 4 अभिक्रिया पढ़ लिए हैं। अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, या अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। 10th क्लास में आपको इन अभिक्रियाओं के बारे में ही जानना था, तो अभी हम लोग अम्ल की इतनी ही अभिक्रियाएं लिखेंगे, और अगले वीडियो में हम क्षार के कुछ अभिक्रियाओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।